Hello everyone, this is Sunil. Welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Today we will discuss second part of growth and development of agriculture sector. Let's start. In my previous video we already discussed about the institutional change which is important for farmers and tillers because tillers is that section which is exploited by the jamidars. To reduce this type of exploitation, after independence, government of India in center and state government took important step to remove this type of exploitation. Now we will discuss new agriculture strategies, means other changes by the government of India to enhance the productivity of agriculture sectors. In 1960 decades, government of India adopt new agricultural policy to rise food grain production, and the focus of agriculture strategies shift from the land reform to technological reforms. Means यहाँ पर हमें टेक्निकल चेंज करने की रिक्वायरमेंट थी ताकि जो फार्मर्स है उसका आउटलुक है वो आउटलुक क्या है चेंज हो, क्योंकि जो इंडियन फार्मर का आउटलुक है वो आउटलुक है एक आउटडेटेड आउटलुक है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग से हमें कॉमर्शियल फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। इसके लिए किसानों को न्यू टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए MS स्वामीनाथन की हेल्प से इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का प्रयास किया गया। इसलिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नोन एज MS स्वामीनाथन। In 1966-67 India adopt new agriculture policy with the help of MS Swaminathan, which is known as a father of green revolution. It means agriculture production with the help of high yield variety seeds. means कहने का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को राइज करने के लिए MS स्वामीनाथन कहते हैं कि इसके लिए हमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन फैसिलिटी को राइज करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स को यूटिलाइज करना होगा ताकि पर हेक्टर प्रोडक्शन को राइज किया जा सके। इसलिए हमने 1966 इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। हम इसके अंदर सक्सीड में हुए। उसके बाद हमने बहुत सारी रेवोल्यूशन हैं, येलो रेवोल्यूशंस हैं, वाइट रेवोल्यूशंस हैं, सेलीकल्चर्स रेवोल्यूशंस है, बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप की ताकि डाइवर्सिफिकेशन किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? मीन्स enhance the productivity of a per hectare land। इसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, इसके फीचर्स की डिस्कस करते हैं। फोकस ऑन पोटेंशियल रीजन। पोटेंशियल रीजन मीन्स जिस एरिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करने की पोटेंशियल है, सोर्स हैं, फार्मर वहाँ के रिच हैं, वहाँ की लैंड फर्टाइल है, इक्विपमेंट्स आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं, उन एरिया को पहले क्या है फोकस किया गया। इसलिए फोकस ऑन पोटेंशियल रीजन। इसके हम दो फेज हैं इसके, वन फेज एंड सेकंड फेज। वन फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स 1960 to 1970। इस फेज के अंदर जहाँ पर फार्मर रिच हैं, सोर्सेज इजी अवेलेबल हैं, उन एरियाज को टारगेट किया गया ताकि वीट की प्रोडक्शन को राइज किया जा सके। जब वहाँ पर सक्सेस मिली तब हमने सेकेंड फेज को अडॉप्ट किया 1970 to 1980 other part of the countries and include more crop, wheat, rice, jawar, bajra, etc. Then second part is modern outlook। means कहने का मतलब क्या है कि जो आउटलुक चेंज होगा तभी प्रोडक्टिविटी को राइज करे। इसके लिए हमें क्या करना था, हमने टेक्नोलॉजी को चेंज करना था। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, हमने यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को किया, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को किया गया, मॉडर्न आउटलुक। ठीक है, मीन्स जो प्रॉपर इरिगेशन है, पहले ओनली 17 to 80% इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी। आज इंडिया के पास मोर देन 40% क्या है एरियाज है जहाँ पर ईजिली से रेन फॉल के साथ साथ क्या है अदर क्या है सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं वाटर की।
ताकि प्रोडक्शन को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए बहुत सारी कंपनियाँ खोली गई हैं इंडिया के अंदर, जैसे दीपक नाइट्रेट है, RCF है, ऐसी कंपनियाँ जो इंडिया को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करवाती हैं और हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। मॉडर्न एग्रो मीन्स सब्सिडी फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, मीन थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पोटेंशियलिज्म, थर्ड मॉडरेट आउटलुक, एंड थर्ड इज एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट। इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि विदाउट गवर्नमेंट के रोल के इंडियन फार्मर को अपग्रेड करना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज फार्मर फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर क्या किया, एक्टिव रोल ऑफ स्टेट। एग्रीकल्चर सेक्टर रिक्वायर एक्टिव रोल ऑफ स्टेट, देन स्टेट गवर्नमेंट सेटअप मैनी एजेंसीज लाइक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन was set up in 1963. State Farmer Corporation of India was set up in 1969 for quality seeds and farm production. National Bank for Agriculture Rural Development set up in 1980, जिसे NABARD बोलते हैं हम, जो कि ये क्या है, बैंकों को, बैंक एक ऐसा बैंक है जो रूरल एरिया को फाइनेंस करता है। FCI को सेटअप किया गया 1965 के अंदर, ताकि जो फार्मर की क्रॉप है उसको बाई किया जा सके। इस तरह से हमने क्या है, स्टेट के रोल को इन्वॉल्वमेंट किया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अफेक्ट ऑफ ग्रीन, अब इसके अफेक्ट क्या पड़े, ग्रीन रेवोल्यूशन के अफेक्ट क्या पड़े। इससे क्या हुआ, इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, लाइक वीट एंड राइस की प्रोडक्शन ड्रामेटिक बढ़ी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लाइक वीट की 851 kg से 3216 kg पर एकड़ हो गया। इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर हो गई। साइंटिफिक कल्टीवेशन हुई, जिस कारण से कॉस्ट ऑफ इनपुट क्या हुई, रिड्यूस हुई। चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न, चेंज इन आउटलुक ऑफ सेल कंजम्पशन टू मार्केट आउटलुक, मीन्स पहले जो फार्मर था वो अपनी और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही प्रोडक्शन करता था, इससे ज़्यादा उसका आउटलुक नहीं था। आउटलुक क्या होगा, कमर्शियल हो गया, मीन्स फार्मर की ट्राई ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मार्केट को सेल कर सके और ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न सके, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक ट्रेडिंग पर्पस के रूप में यूज किया जा सके, उसकी इनकम क्या है बढ़े, ताकि उसका आउटलुक भी चेंज हो, साथ साथ में क्या है, GDP के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन भी राइज हो। इसलिए इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे पॉजिटिव इफेक्ट हो, कि इससे पहले इंडिया मैनी टाइप ऑफ ड्रॉट फैमिन्स को फेस करता था, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन को फेस करता था, हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। आज इंडिया इस कैपेसिटी के अंदर है कि नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ ओनली डोमेस्टिक पीपल्स एंड एनिमल्स, वी आर एक्सपोर्ट अवर फूड ग्रेन्स एंड अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़े, इसके साथ साथ क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े। लिमिटेशन मीन्स नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं कह सकते, मतलब लिमिटेड का मतलब क्या हुआ कि कुछ एरिया को ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ज़्यादा एरिया को बेनिफिट नहीं हुआ। अगर बात करते हैं हम क्रॉप की, हमने मोर देन 10 क्रॉप्स को इसके अंदर इंक्लूड किया था, बट वीट एंड राइस की प्रोडक्शन का ही फायदा हुआ, इनकी प्रोडक्शन ड्रामेटिकली राइज हुई। ओनली वीट एंड राइस टुक बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। ओनली हरियाणा और पंजाब फार्मर टुक बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी, मीन्स मोर प्रॉफिट है वो कुछ ही फार्मर्स के पास गया, जहाँ पर फार्मर रिच थे, मॉडर्न इक्विपमेंट बाय कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, और लैंड फर्टाइल थी, वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो हरियाणा और पंजाब को छोड़ के बाकी फार्मर्स को इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। गैप है, एक नई क्लास क्रिएट होगी, रिच फार्मर और पुअर फार्मर, क्योंकि रिच बिकम रिच, पुअर बिकम पुअर। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ कि अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता गया। लैंड डिग्रेडेशन हुआ ड्यू टू यूज मोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें फर्टिलाइजर यूज़ करनी थी, केमिकल यूज़ करना था, वो अननेसेसरी यूटिलाइज किया गया, मीन जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा यूज़ किया गया, ताकि थोड़े से समय में ही ज़्यादा प्रोडक्शन की जा सके। तो इसके लिए फार्मर ने एक साइंटिफिक आउटलुक को मिसयूज़ किया, जिस कारण से लैंड की जो पावर है वो डे बाय डे रिड्यूस होना शुरू हो गई, पोल्यूशन फैलना शुरू हो गया, फूड के अंदर पॉइजन आने शुरू हो गए, जिस वजह से क्या लॉट ऑफ डिसीज़ हैं जो कि फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, वो क्रिएट होना शुरू हो गए। दैट इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। Other reforms. Now discuss other reforms.
एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, हमने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ाया। पहले क्या था, ओनली 17% लैंड इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन फैसिलिटी, नाउ मोर देन 40%। हमने कैनल्स, वेल इनको डेवलप किया एंड जो रिवर सिस्टम को हमने स्ट्रॉन्ग किया। जो हमारी पैनियर्स रिवर्स हैं जिनके अंदर 12 के 12 महीने पानी होता है, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी के रूप में यूटिलाइज किया ताकि फार्मर्स को लेस कॉस्ट पर वाटर क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, क्योंकि जो इंडियन फार्मर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन, जो साहूकार, मनी लेंडर्स, जमींदार, रिलेटिव्स पर डिपेंड करता है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और उनको फसल भी अपनी वहीं सेल करनी पड़ती है एट ए लेस रेट पे। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 के बाद 14+6 20 नेशनलाइज बैंक खोले। उन नेशनलाइज बैंक के साथ साथ क्या रूरल डेवलपमेंट बैंक सेटअप किए गए, नाबार्ड बैंक सेटअप किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ डेवलप की गई ताकि किसानों को कम रेट पर इंटरेस्ट पर लोन मिल सके और वो अपनी लैंड रिफॉर्म्स के प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सके। इंस्टीट्यूशन मीन्स लोन प्रोवाइड बाय लिमिटेड कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज लाइक कमर्शियल बैंक, पीएनबी एंड आईसीआईसी बैंक, ये कमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। नदर इज इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो पहले क्या था कि जिनके पास लाइसेंस नहीं था वो भी क्या है गांव में जाते थे, बाय करते थे और शहरों में प्रॉफिट पे सेल कर देते थे, जिस कारण से अननेसेसरी जो एक्सप्लोटेशन है वो फार्मर का होता था। तो इसका मंडियों को रिकॉग्नाइज किया गया, उसके लाइसेंस दिए गए, इनको मार्केट कमेटी के अंदर किया गया, फिर मार्केट कमेटी के अंदर कमीशन रेट्स डिसाइड किया गया, किसानों को पर्टिकुलर प्लेस पर आके सेल करने का मौका दिया गया, फिर उसके बाद सब मंडीज बनाई गई। तो लॉट ऑफ चेंज किए गए ताकि अननेसेसरी जो कमीशन एजेंट्स हैं वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। फिर हमने क्या लिया, हमने प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लागू कर दी, हमने एमएसपी प्राइस लागू कर दिया, जो कि हमारा एक CAPC है, एक इंस्टीट्यूशन है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसिंग एंड कॉस्ट, जो क्या है डिसाइड करता है कि हमें इस रेट पर फार्मर को प्राइस देना है। तो एमएसपी आने के बाद जो फार्मर के बीच में क्या है एक फेथ आ गया कि प्रोडक्शन करने का बेनिफिट्स है, हमें गवर्नमेंट को सेल करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। इस तरह से हमने क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को राइज करने का बीड़ा उठाया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डिस्कस विद मी।